बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट्स को वार्मली वेलकम। बहुत छोटी सी वीडियो है और जस्ट एक सिंपल डिस्कशन है अबाउट द कॉस्ट क्लासिफिकेशन। डू रिमेंबर वन थिंग, प्लीज़ डोंट मिक्स these words with direct material and indirect material or direct labor or indirect labor. This is just the keywords for the cost classification. So जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हम उसको कोई ना कोई कॉस्ट एलोकेट करते हैं, या यूँ कह लें कि जो कॉस्ट का वर्ड है दैट इज़ असाइंड टू एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट. For example, if there is there are your employees, you are paying them salaries. This is the salary object. If you are purchasing some products, that is the another cost related to the products, and many more examples can be quoted here. In very simple word, a cost object is anything for which cost data are desired, including products, customers, jobs, and organizational subunits. अच्छा, यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ डिसीजन पर्पसेस के लिए हम कुछ कह लें कि जो कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स हैं उनको उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं. देखिए, जो पहला वर्ड है दैट इज़ द डायरेक्ट कॉस्ट, और डायरेक्ट कॉस्ट से मुराद एक ऐसी कॉस्ट है जिसको हम लोग कन्वीनियंटली ट्रेस कर सकते हैं और स्पेसिफाई कर सकते हैं किसी एक एक्टिविटी से या किसी एक ऑब्जेक्ट के साथ. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक कंपनी है रीबॉक और वो कॉस्ट असाइन कर रही है अपने वेरियस रीजनल और नेशनल सेल्स ऑफिसेज़ को, तो सिंपली जो सैलरी ऑफ द सेल्स मैनेजर्स हैं उनके किसी भी ऑफिस से रिलेटेड, वो उनकी बेसिकली डायरेक्ट कॉस्ट कहलाएगी, जो कि उन्हें पे करनी पड़ रही है फॉर अ सर्टेन पीरियड. ऑन द अदर हैंड, अगर हम लोग इनडायरेक्ट कॉस्ट की बात करें तो नाम से ही ज़ाहिर है कि एक ऐसी कॉस्ट जो कि कन्वीनियंटली ट्रेसेबल नहीं है या हम उसे स्पेसिफाई नहीं कर सकते. जैसा कि यहाँ पर एग्जांपल कोट की गई है कि एक कैम्पबेल सूप फैक्ट्री है और वो वेरियस किस्म के जो सूप प्रोड्यूस कर रही है. अब अगर उस फैक्ट्री का जो मैनेजर है उसकी सैलरी को हम लोग कैटेगोरिकली नहीं कह सकते कि ये जी टाइप ऑफ ए सूप जो बना रही है उसकी सैलरी का पोर्शन इतना है, जो टाइप बी सूप बना रहे हैं तो ये सैलरी का पोर्शन उतना इसका है. बेसिकली मैनेजर जो है वो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फैक्ट्री मैनेजमेंट, और वहाँ पर तो कई किस्म की प्रोडक्ट्स बन रही हैं, कई किस्म के सूप फ्लेवर्स तैयार हो रहे हैं. तो हम ये कहेंगे कि ये जो मैनेजर की सैलरी है वो बेसिकली एक इनडायरेक्ट कॉस्ट है. सो इस तरह बेतहाशा एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट हो सकते हैं जो कि इनडायरेक्टली ओवरऑल कॉस्ट में अपना रोल प्ले कर रहे हैं. To be traced to a cost object such as particular product, the cost must be caused by the cost object. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर तो कन्वीनियंटली ट्रेसेबल है, हम उसके करेक्टरिस्टिक्स की बेस के ऊपर या हम उसके यूनिट्स की बेस के ऊपर उसे असाइन कर सकते हैं, तो हम कह देंगे ये डायरेक्ट कॉस्ट है. और अगर उसको नहीं कहा जा सकता, असाइन नहीं किया जा सकता, हम उसे इनडायरेक्ट कॉस्ट कह देंगे. ठीक है, इसकी मज़ीद एग्जांपल्स भी हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे. अनदर कॉस्ट क्लासिफिकेशन है जी डिसीजन मेकिंग के लिए डिफरेंशियल कॉस्ट एंड रेवेन्यू. डिफरेंशियल से मुराद फ़र्क को कहते हैं दो कॉस्ट के दरमियान. यूजुअली हम लोग डिफरेंशियल का वर्ड तब यूज़ करते हैं कॉस्ट के लिए और रेवेन्यू के लिए जब हमारे पास दो डिफरेंट तरह की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं या अल्टरनेटिव्स होते हैं. फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ कि यार अगर मैं मटेरियल ए यूज़ करूँगा तो मेरे प्रोडक्ट का जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो इतनी आएगी, और अगर मैं मटेरियल बी यूज़ करूँगा तो जो मेरी डायरेक्ट कॉस्ट है वो लेट सपोज 10,000 आएगी, ए की सूरत में 5,000 आएगी. तो मैं कह दूँगा यार जो डिफरेंशियल कॉस्ट है वो 5,000 है. यूजुअली हम लोग डिफरेंशियल कॉस्ट को इंक्रीमेंटल साइड पर ही मेजर करते हैं, लेकिन अगर हम रिवर्स कोड करें तो हम इसको डिक्रीमेंटल कॉस्ट भी कह सकते हैं. ठीक है, very simple words. If we have two alternatives and both alternatives cost us differently, we will take their change and call that different as a differential cost. मैंने अगर शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट में
प्रोडक्शन करता हूँ तो मुझे जो सैलरी देनी पड़ेगी टोटल 50,000 देनी पड़ेगी, और अगर मैं इवनिंग शिफ्ट में काम करता हूँ तो या मैन्युफैक्चरिंग करवाता हूँ तो मुझे जो टोटल सैलरीज देनी पड़ेंगी वो लेट्स सपोज 40,000 देनी पड़ेंगी। तो ये मेरे लिए एक डिक्रीमेंटल डिफरेंशियल फैक्टर होगा, तो मैं प्रेफर करूँगा अपनी डिसीजन मेकिंग में जो मुझे ज़्यादा सूट करता है। ठीक हो गया। सिमिलरली अगर कॉस्ट एट डिफरेंट स्टेज डिफरेंसेस रख रही है तो डेफिनेटली वो रेवेन्यू को भी इम्पेक्ट करती है। सो अगर कम कॉस्ट होगी तो मेरा रेवेन्यू ज़्यादा आएगा, अगर कॉस्ट मेरी ज़्यादा होगी तो मेरा रेवेन्यू कम हो जाएगा। आपस में ये दोनों इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन अगेन अपॉर्चुनिटी ए को अडॉप्ट करता हूँ तो क्या रेवेन्यू आएगा, अपॉर्चुनिटी बी अडॉप्ट करता हूँ तो क्या रेवेन्यू आएगा, दैट विल बी द डिफरेंशियल रेवेन्यू। आई होप आप लोगों को ये वर्ड क्लियर हो गया। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग। यहाँ पर सपोज करें कि कंपनी है वो अपना डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप चेंज करने का इरादा कर रही है। सो फॉर वो रिटेलर्स को लेकर चल रही है, लेकिन आगे वो इरादा रखती है कि मैं अपने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स की टीम बिल्ड करूं और उसके थ्रू मैं अपने जो बिज़नेस रेवेन्यूज़ है उसको इंक्रीज़ करूं। फॉर सम रीजंस लेट सपोज ये अज्यूम करते हैं कि चूँकि रिटेलर से जो चल रहा है प्रेजेंटली रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो 700,000 का है, और जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें बेयर करनी पड़ती है वो $350,000 है। इसी तरह जो एडवर्टीज़मेंट पे हमें ख़र्चा करना पड़ता है वो 80,000 है। कोई कमीशन हमें चूँकि देना नहीं पड़ता बिकॉज रिटेलर्स का मार्जिन उस प्रोडक्ट में ऐड है। वेयर हाउस डेप्रीसिएशन हमें 50,000 देनी पड़ती है, अदर एक्सपेंसेस हमें 60,000 बेयर करने पड़ते हैं, वो कोई भी फिक्स नेचर के हो सकते हैं। टोटल एक्सपेंसेस हमें 5,40,000 देने पड़ते हैं, और हमारा जो रेवेन्यू बचता है, रेवेन्यू में से नेट ऑपरेटिंग इनकम बचती है वो 1,60,000 है। अगर हम इस सेटअप को चेंज करें टू द सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, मीन्स टू से कि मैं तमाम रिटेलर्स के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को मनसूख करूं और अपनी टीम हायर करूं और वो सिटी वाइज मूव करे और जो है वो मेरी प्रोडक्ट सेल करें, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरा जो रेवेन्यू है वो इस सूरत में बढ़कर $8 लाख हो जाएगा या $800,000 हो जाएगा। दिस इज़ अगेन प्रपोज्ड, राइट। इस सूरत में जो मेरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, चूँकि रेवेन्यू से मुराद ज़्यादा प्रोडक्ट बिकेगी तो ज़ाहिर बात है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी बढ़ जाएगी। एडवर्टीज़मेंट पे मुझे कम खर्चा करना पड़ेगा इस मेकनिज़म ऑफ सेल नेटवर्क में, लेकिन इसके साथ साथ मुझे सेल्स टीम को कमीशन देना पड़ेगा उनकी एफ़र्ट के नतीजे में। वेयर हाउस डेप्रीसिएशन जो है वो मेरी बढ़ जाएगी फॉर सम रीज़न, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस सेम रहेंगे और मेरा जो टोटल एक्सपेंस है वो बढ़कर 6,25,000 हो जाएगा, जो कि पिछली केस में 5,40,000 है। लेकिन चूँकि रेवेन्यू बढ़ रहा है तो मेरा जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो भी 1,75,000 हो जाएगा। सो दिस इज़ अपॉर्चुनिटी 1 एंड दिस इज़ अपॉर्चुनिटी 2। दिस इज़ प्रेजेंटली होल्डिंग अपॉर्चुनिटी एंड दिस इज़ सेकेंड ऑल्टरनेटिव फॉर मी। तो देखें डिफरेंशियल में मैं देख रहा हूँ कि मेरा रेवेन्यू 1,00,000 से बढ़ रहा है और मेरा प्रॉफिट जो ऑपरेटिंग इनकम है वो 15,000 से बढ़ रही है। तो इस केस में ऑब्वियसली मैं स्विच करना मेरे लिए सूटेबल होगा, फेवरेबल होगा टुवर्ड द सेल्स रिप्रेजेंटेटिव नेटवर्क, राइट। सो आई होप यू पीपल गेट द आइडिया ऑफ डिफरेंशियल रेवेन्यू एंड डिफरेंशियल कॉस्ट। इसके साथ साथ देखें अगेन मेरे पास ये एक अपॉर्चुनिटी है जो मैं ऑलरेडी होल्ड कर रहा हूँ, और अगर मैं इस अपॉर्चुनिटी को शिफ्ट करता हूँ तो मेरे कुछ जो है वो कह लें कि फैक्टर्स जो प्रपोज्ड हैं वो वेरी भी कर सकते हैं, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। तो यहाँ पर मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर मैं अल्टरनेटिव सेकंड की तरफ स्विच करूँ तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं सेकेंड अपॉर्चुनिटी। और इस देखें इस अपॉर्चुनिटी को अडॉप्ट करने के लिए या एक्सेप्ट करने के लिए मुझे ये 40,000 की एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है। सो इस 40,000 को मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसिडर करूँगा, ठीक है। सम टाइम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपके रेवेन्यूज़ को इंक्रीज़ कर देती है, सम टाइम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो आपके रेवेन्यूज़ को डिक्रीज़ कर देती है। सो उस सूरत में आप ऑब्वियसली उस अपॉर्चुनिटी की तरफ मूव नहीं करते। So this is all about opportunity cost, and in the last
संक कॉस्ट जो है दैट इज़ क्वाइट क्लियर बाय इट्स नेम, एक ऐसे अखराजात जिनको आप अपने आने वाले डिसीजन में अगर चेंज करते हैं आने वाले वक्त में, तो इस कॉस्ट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं पिछली ही एग्ज़ाम्पल लूँ, अगर यहाँ पर हम लोग देखें कि आप मिड ऑफ द ईयर में एडवर्ट इस अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी की तरफ या सेकंड ऑप्शन की तरफ मूव कर रहे हैं, तो वो एक्सपेंसेस जो आपने एडवांस में एडवर्टीजमेंट की सूरत में पे कर दिए हुए हैं वो तो रिवर्स बैक नहीं होंगे ना। लेट्स सपोज आपने अपने ब्रांड एम्बेसडर को 1 लाख रुपया दे दिया हुआ है और उसने आपके साथ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हुआ है। अब बेशक आप उसको अपनी ब्रांडिंग के लिए उस करेक्टर को या उस एम्बेसडर को यूज़ करें या ना करें, वो तो आपने पे कर दी हुई है, तो करेंगे ऑब्वियसली फ़ायदा होगा, नहीं करेंगे तो एटलीस्ट ये कॉस्ट जो आप इनकर कर चुके हैं ये आपको रिवर्स बैक नहीं होगी, वापस नहीं मिलेगी। लिहाजा इस तरह के एक्सपेंसेस को हम लोग संक कॉस्ट का नाम देते हैं। यूजुअली आपके जितने भी प्री पेड एक्सपेंसेस हैं वो आपकी संक कॉस्ट का हिस्सा होते हैं। अगर आप लेटर टाइम पीरियड में अपना डिसीजन चेंज करते हैं तो उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर एक एग्जांपल भी दी हुई है टू इलस्ट्रेट अ संक कॉस्ट। अज्यूम दैट अ कंपनी पेड $50,000 several years ago for a special purpose machine. The machine was used to make a product that is now obsolete and is no longer being sold. एक मशीन आपने ख़रीदने के लिए पैसे दिए थे और वो मशीन का जो 50,000 आपने दिया, आप उससे जो प्रोडक्ट बनती है वो obsolete हो चुकी है। Even though in hindsight purchasing the machine may have been unwise, the 50,000 cost has already been incurred and cannot be undone. So again इस सूरत में मैं कहूँगा कि यार ये जो मेरा 50,000 है that is a sunk cost. So this is all about the classification of cost explained in this chapter. तो यहाँ पर एक समरी दी हुई है कॉस्ट क्लासिफिकेशन की एग्जिबिट 2-13 में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी बुक ओपन करेंगे और इसको एक दफ़ा रिवाइज करेंगे। सो चलते हैं जी हम लोग एक प्रॉब्लम रिव्यू की तरफ। ये आप लोगों के चैप्टर नंबर 2 की प्रॉब्लम नंबर 1 है और इस का बेसिकली मकसद सिर्फ ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्लैरिफिकेशन दी जा सके कि ये जो मल्टीपल काइंड ऑफ कॉस्ट हैं वो किस कैटेगरी में फॉल करती हैं। तो सो फॉर हम लोग पढ़ चुके हैं कि फ़िक्स कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट होती है, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट होती है, डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है, इनडायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, संक कॉस्ट का नाम हमने पढ़ा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का नाम हम लोगों ने पढ़ा है। तो देखते हैं कि ये प्रॉब्लम हमें किस तरह से हेल्प आउट करती है कि हम रिकॉग्नाइज कर सकें तमाम टाइप्स ऑफ कॉस्ट को। सो लेट मी रीड दिस प्रॉब्लम फॉर यू पीपल। मैनी न्यू कॉस्ट टर्म्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड एज वी हैव डिस्कस्ड। सो Potter Company's manufacturer furniture including tables. Selected costs are given below. So there are some costs given and the requirement is to classify these costs according to the various cost terms जो कि हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ी हैं। सो लेट्स सपोज कि ये जो पहली ट्रांजैक्शन है, द टेबल आर मेड ऑफ वुड दैट कॉस्ट $100 पर टेबल। सो यहाँ से बड़ी क्लियर हमें बात समझने को मिलती है कि ये जो पर टेबल का लफ्ज़ लिखा हुआ है इसका मतलब है कि अगर आप 10 टेबल बनाएंगे तो आपको $1,000 बेयर करने पड़ेंगे कॉस्ट के तौर पर। अगर आप एक टेबल बनाएंगे तो आपको $100 एज अ कॉस्ट बेयर करने पड़ेंगे। सो एक बात तो क्लियर होगी कि ये जो कॉस्ट है ये वेरिएबल नेचर की है। दूसरी बात ये कि जो टेबल्स आर मेड ऑफ वुड है, चूँकि ये जो वुड एक प्राइमरी और ईजीली और कन्वीनियंटली रेक्टिफाइंग मटेरियल है, तो हम कहेंगे कि यार ये जो वुड है बेसिकली ये डायरेक्ट मटेरियल में भी फॉल करती है। सो दिस ट्रांजैक्शन इज़ एक्चुअली रिलेटेड विद डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट विच इज़ अ वेरिएबल इन इट्स नेचर। सिमिलरली अगर हम लोग सेकेंड ट्रांजैक्शन पर मूव करें, द टेबल्स आर असेंबल्ड बाय वर्कर्स
एट अ वेज कॉस्ट ऑफ $40 पर टेबल। सो अगेन पर टेबल मीन्स जितने टेबल बनाएंगे उतने $40 बेयर करने पड़ेंगे, तो वेरिएबल नेचर की है। और चूँकि ये वो वर्कर्स की सैलरी है या उनकी वेजेस हैं जो कि असेंबल कर रहे हैं, जो बना रहे हैं इन टेबल्स को, तो ऑब्वियसली हम लोग इसको डायरेक्ट लेबर भी बोलेंगे। सो ये जो $40 है ये एक डायरेक्ट लेबर काइंड ऑफ कॉस्ट है जो कि वेरिएबल नेचर की है। Workers assembling the tables are supervised by a factory supervisor who is paid 38,000 per year. So here you can see कि ये $38,000 जो है वो फिक्स है अपनी नेचर के, और ये पूरी साल की अमाउंट है। चूँकि ये सुपरवाइज़र की सैलरी है, वो इटसेल्फ खुद इन्वॉल्व नहीं है प्रोडक्शन में, वो सुपरवाइज़ कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है और कंट्रोल कर रहा है एक्टिविटीज़ को। सो हम ये कहेंगे कि बेसिकली ये एक फ़िक्स जो कॉस्ट है और इसका ताल्लुक फैक्ट्री ओवरहेड के साथ है, बिकॉज हम लोग इसको डायरेक्ट लेबर में नहीं डालेंगे। और ना ही सुपरवाइज़र कोई सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब कर रहा है, तो लिहाजा इस कॉस्ट का ताल्लुक है तो मैन्युफैक्चरिंग के साथ, लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगी। सो जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस यहाँ पर इसके नीचे सोल्यूशन भी गिवन है। ये देखें, जैसे हम लोगों ने पहली ट्रांजैक्शन को देखा तो ये जो $100 पर डॉलर है ये एक वेरिएबल कॉस्ट भी है और डायरेक्ट मटेरियल के साथ इसका ताल्लुक है। इस तरह जो लेबर को हम लोग $40 पर टेबल दे रहे हैं, ये भी एक वेरिएबल कॉस्ट है और इसका भी ताल्लुक डायरेक्ट लेबर के साथ है। इस तरह जो हम लोग 38,000 पर ईयर सुपरवाइज़र को दे रहे हैं, ये चूँकि फ़िक्स है, इसका ताल्लुक लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ नहीं है, तो ये अपनी फ़िक्स नेचर की है। लेकिन चूँकि मैन्युफैक्चरिंग के साथ में इन्वॉल्व है ये पर्सन, तो हम लोग कहेंगे ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है या फैक्ट्री ओवरहेड है। ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास नंबर 4 पे है जी इलेक्ट्रिकल कॉस्ट और $2 पर मशीन। और तो देखिए, मशीन जितना चलेगी उतने जितने घंटे चलेगी उतने ये डॉलर बढ़ते चले जाएंगे, जितने कम और चलेगी उतने कम डॉलर आएंगे। तो अगेन ये वेरिएबल नेचर की है। 4 मशीन आवर्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ टेबल। सो अगर आप एक टेबल प्रोड्यूस करते हैं तो ये 4 घंटे चलेगी, अगर आप 2 टेबल प्रोड्यूस करते हैं तो ये 8 घंटे मशीन चलेगी। तो उसके अकॉर्डिंगली ये जो $2 हैं ये मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे। सो हम कहेंगे कि ये एक वेरिएबल कॉस्ट है और ताल्लुक इसका फैक्ट्री ओवरहेड या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के साथ है। नंबर 5 पर द डेप्रिसिएशन ऑन द मशीन यूज टू मेक द टेबल्स टोटल 10,000 पर ईयर फिक्स हो गई। चूँकि टोटल है, वेरी नहीं करती, लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, फिक्स नेचर की हुई। द मशीन हैव नो रीसेल वैल्यू एंड डू नॉट वियर आउट थ्रू यूज़। ज़ाहिरी बात है, मैन्युफैक्चरिंग में अगर हम लोगों को डेप्रिसिएशन बेयर करनी पड़ रही है तो उसका ताल्लुक फैक्ट्री ओवरहेड या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के साथ है। और साथ साथ ये हमारी संक कॉस्ट भी है। उसकी वजह ये है कि डेप्रिसिएशन बेसिकली एक नॉन कैश आइटम है। बुनियादी तौर पर हम मशीन ख़रीद चुके हैं और अब वो जो कॉस्ट हम लोगों ने उसकी ख़रीदारी के दौरान स्पेंड की थी। नेक्स्ट नंबर 6 पर है जी द सैलरी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी। तो जो प्रेसिडेंट है बेसिकली उसको जो पर ईयर $100,000 कंपनी पे कर रही है, ये फ़िक्स नेचर की है। सो फिक्स कॉस्ट भी है, लेकिन इसका ताल्लुक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के साथ है, तो हम लोग इसको पीरियड कॉस्ट भी कहेंगे, राइट। द कंपनी स्पेंड्स $250,000 पर ईयर टू एडवर्टाइज। अगेन सेलिंग एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हैं, फिक्स नेचर के हैं और अगेन पर ईयर है। सो इसको भी हम कहेंगे कि ये भी एक किस्म की जो पीरियड कॉस्ट भी है। इसी तरह कंपनी के जो सेल्स पर्सन है, दे आर बीइंग पेड एज अ कमीशन ऑफ 30 फॉर ईच टेबल। सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, लेकिन वेरिएबल नेचर के हैं। और नंबर 9 पर है इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग द टेबल द कंपनी कुड रेंट इट्स फैक्ट्री स्पेस फॉर 50,000 पर ईयर। तो ये बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अगर कंपनी टेबल प्रोड्यूस नहीं करती तो वो इस फैक्ट्री को रेंट आउट कर सकती है, लेकिन चूँकि रेंट आउट नहीं किया हुआ, उसके अगेंस्ट वो कंपनी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, सो हम कहेंगे ये 50,000 जो है वो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है।
सो हम लोग देखते हैं कि जी नीचे रिव्यू के सॉल्यूशंस में भी इसको किस तरह से मेंशन किया है। ये हेयर यू कैन सी कि ये जो 50,000 है जो रेंट आ सकता है, कंपनी नहीं ले रही बल्कि ख़ुद प्रोडक्शन कर रही है, तो ये उसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इसी तरह जो कमीशन है वो वेरिएबल काइंड ऑफ कॉस्ट है, लेकिन इसका ताल्लुक पीरियड कॉस्ट के साथ भी है। सो आई होप कि ये जो तमाम नेम हम लोगों ने थ्रू आउट दिस चैप्टर पढ़े हैं, ये जो आपके सामने मैंने हाईलाइट भी किए हैं, अब आप इनको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। सो व्हाट इज़ एग्जैक्टली मेंट बाय वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट, और इसी तरह से direct material cost, direct labor cost. So it could be possible that a cost is related to its direct material and it is variable also in its nature. It could be possible that the cost belongs to the manufacturing overhead and it is a kind of fixed cost. ठीक है, so यहाँ पर आपको ये बात काफ़ी समझ आ गई होगी। चलो जी, मूव करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ, जिसमें हाइलो मेथड को यूज़ करने का तरीका सिखाया गया है। ये हमारे पास बेसिकली एक हिल्स हॉस्पिटल है जिसमें नंबर ऑफ़ पेशेंट्स अटेंड किए जाते हैं, और डिपार्टमेंटल कॉस्ट जो एडमिशन की है वो उसका एक डेटा हमारे पास अवेलेबल है। इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। द admitting departments cost and the number of patients admitted during the immediately preceding 8 months are given in the following table। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि with this assumption that there is a linear relationship between the level of the activity and the cost, तो हम हाई-लो मेथड को यूज़ करते हुए फिक्स पोर्शन और वेरिएबल जो पोर्शन ऑफ द टोटल कॉस्ट है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इन द मंथ ऑफ मई, जून, जुलाई अप टू दिसंबर हमारे पास नंबर ऑफ़ पेशेंट्स जो एडमिट किए गए हैं उनका एक डेटा गिवन है। ऑब्वियसली दिस इज़ रैंडम। इन मंथ ऑफ मई 1800 पेशेंट्स वर एडमिटेड, सिमिलरली 1700 इन जुलाई, 1900 इन द मंथ ऑफ जून, और जो उनकी एडमिटिंग डिपार्टमेंट कॉस्ट थी दैट इज़ ऑल्सो गिवन इन फ्रंट ऑफ this column, right? So this is obviously possible कि आपने किसी महीने में ज़्यादा पेशेंट अटेंड किए और किसी महीने में आपने कम पेशेंट अटेंड किए हैं। एक बात याद रखें कि जब भी हम लोग हाई लो मेथड को यूज़ करेंगे फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट फ्रॉम द टोटल कॉस्ट, तो हम सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ एक्टिविटी एक तरतीब दे देंगे। मिसाल के तौर पर मुझे इन पूरे कॉलम में से जो मेरे पास अवेलेबल डेटा है, अगर मैं देखूं तो ये लोएस्ट नंबर ऑफ़ एडमिटेड पेशेंट्स हैं और जो हाईएस्ट नंबर है वो 1900 का है। अगर मैं देखूं कि जो लोएस्ट नंबर ऑफ़ एडमिशन थे पेशेंट्स के, तो उनमें हमें जो एज अ हॉस्पिटल कॉस्ट बेयर करनी पड़ी थी वो $12,800 थी, और एट द मैक्सिमम लेवल ऑफ एक्टिविटी हमें जो कॉस्ट बेयर करनी पड़ी है वो $15,200 हैं। सो एक्चुअली हमें सिर्फ हाई-लो मेथड को यूज़ करते हुए जो वैल्यूज़ एक्सट्रैक्ट करनी है उसके लिए सिर्फ हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी और उसकी टोटल कॉस्ट, और लोएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी दिस इज़ द लोएस्ट एंड दिस इज़ द हाईएस्ट, तो हमें उनकी रेलेवेंट कॉस्ट चाहिए। स्ट्रेट अवे हम लोग इनके डिफरेंशियल्स निकालेंगे, हम इनका डिफरेंस निकालेंगे, चेंज निकालेंगे, और हमारे पास रेलेवेंट वैल्यूज़ निकल आएंगी। रिक्वायरमेंट को अगर हम लोग देखें तो इस क्वेश्चन में डिमांड की गई है, बाय यूजिंग द हाई-लो मेथड यू आर रिक्वायर्ड टू एस्टिमेट द फिक्स एंड वेरिएबल कंपोनेंट ऑफ द एडमिटिंग कॉस्ट, एक्सप्रेस द फिक्स एंड वेरिएबल कंपोनेंट ऑफ एडमिटिंग कॉस्ट एज अ कॉस्ट फार्मूला इन द फॉर्म। सो सिर्फ उसने कहा कि इस फॉर्म को भी आप एक्सप्रेस कर दें। सो हेयर यू कैन सी दैट कि अगर इसके सोल्यूशन जो रिक्वायरमेंट है उसके फर्स्ट ऑप्शन में हम जाएं तो लेवल, हाई लेवल और लो लेवल को उसने उस डेटा में से एक्सट्रैक्ट किया है और स्ट्रेट अवे उनकी चेंजेस मैयर कर दी हैं। सो 1900 पेशेंट और 1100 पेशेंट का जो चेंज निकला है वो 800 पेशेंट का है, और $15,200 और $12,800 का जो डिफरेंस निकला है वो $2,400 निकला है।
तो कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपली क्या करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए हम चेंज इन कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे चेंज इन एक्टिविटी के साथ। सो वेरी सिंपल, डिवाइड $2400 बाय 800 patients, you will get the variable cost per admitted patients, which is $3। अब अगर हम लोग ये देखें कि हमारी जो फिक्स कॉस्ट है तो उसको बड़े आराम से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। एट एनी लेवल ऑफ एक्टिविटी जस्ट सिंपली subtract the variable element cost from the total cost, right? So if $3 is a per patient cost, simply multiply it by any number of patients from any month. Let's suppose you take 900, which is the highest level, multiply it with $3 and subtract this amount from the total cost of the same month, whatever you are taking। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आप 1900 पेशेंट ले रहे हैं तो कॉस्ट किसी और मंथ की लेंगे। जिस मंथ के पेशेंट लेंगे उसी मंथ की आप कॉस्ट ले रहे हैं टोटल, तो उसमें से अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास फिक्स कॉस्ट का जो है पोर्शन निकला है। सो दैट इज़ द $9500। यू विल फाइंड इट, आप लोग इसके खुद से प्रैक्टिस करके देखें अपनी नोटबुक के ऊपर कि यहाँ पर जितने भी नंबर ऑफ़ पेशेंट्स दिए हुए हैं और उनकी रेलेवेंट कॉस्ट दी है, आप इसको किसी भी मंथ की एक्टिविटी को उठा के देखेंगे, आपके पास जो फ़िक्स कॉस्ट है वो $9500 ही आएगी, क्योंकि ये फ़िक्स नेचर की है। दूसरी जो रिक्वायरमेंट है उसने एक्सप्रेशन को लिखने का कहा है। सो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, द कॉस्ट फार्मूला इज़ y इज़ इक्वल टू 9500 विच इज़ द फिक्स पोर्शन एंड द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द स्लोप ऑफ द लीनियर रिलेशनशिप, प्लस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे लेवल ऑफ एक्टिविटी। सो यहाँ से हॉस्पिटल ये अंदाज़ा लगा सकता है कि अगर मैं 2500 पेशेंट्स को अटेंड करूँ या एडमिट करूँ तो मेरी टोटल कॉस्ट कितनी होगी, और अगर मैं 100 पेशेंट्स एडमिट करूँ तो मेरी फिर टोटल कॉस्ट कितनी होगी। सो अगेन दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन वुड बी यूजेबल फॉर सम काइंड ऑफ मैनेजरियल डिसीजंस जो कि रेलेवेंट सुपरवाइज़र या एमएस को लेने हैं उस हॉस्पिटल में, ताकि वो अपने बजट को ऑर्गेनाइज कर सकें। सो इसके आगे अगर हम लोग मूव करें तो ग्लॉसरी में आपको कुछ चीज़ें रिवाइज़ की हुई हैं, ये आप लोगों को खुद पढ़नी है ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स मज़ीद क्लियर हो जाएं। इसके साथ साथ अगर हम लोग एक्सरसाइजेस की तरफ जाएं तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा न्यूमेरिकल काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट्स नहीं है। यू जस्ट नीड टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ दीज टर्म्स बाय योरसेल्फ। तो अगर आप लोगों ने लेक्चर ध्यान से सुना है तो मुझे उम्मीद है कि आप इन तमाम जो वेरिएबल्स हैं और ये जो वर्ड्स हैं कॉस्ट रिलेटेड है, इनको आप अच्छे तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं। आई होप दिस ऑल डिस्कशन ब्रिंग अ गुड एड अप इन योर एग्जिस्टिंग नॉलेज। जज़ाकल्लाह।